हेलो आप सब लोगों को आ, अपने सेट के मेंस के सेट के एक्सप्लेनेशन 18 को हम लोग वॉच करते हैं। आज के कम्प्रिहेंशन में एक दो कम्प्रिहेंशन थर्ड वाला जैसे था वो अंडरस्टैंडिंग बेस ज़्यादा था और वो आपको चेक करने का है, वर्ड्स भी कम थे। अंडरस्टैंडिंग का ये देखने का था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी काम की है। देखो, आपने अगर थीम देख लिया है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस एक आध डाल दीजिए, मैं कोशिश करता हूं डालने का, बट आपने अगर वो देख लिया है तो आप वेरी ऑफन क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं और वो मुझे बनाना पड़ता है। हर बार कुछ ना कुछ मिल जाता है क्वेश्चन में। अभी आप देखो तो इन्हीं में क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का जो अनुभव है ना वो आप अपने पास रखो और उसको इंप्लीमेंट करो। अगर वैसा कुछ आता है तो आपके पास क्वेश्चन में पहले आप आंसर्स मैच कर लो। आपके 38 का आंसर सी होगा, वो मैंने चेंज किया है उसको। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना, देख लो कितने सही हुए हैं। और जो एरर्स हो रहे हैं ना उसको इजीली मत छोड़ो कि मेरा इतना सही हुआ है, उनको एनालिसिस करो। मैथ में हर गलती को एनालाइज करते हो, इंग्लिश में भी करना चाहिए और वो सिम्टम देखो कि आखिर किस कारण से गलती हुआ है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से मूव करते हैं। आर्गुमेंट का स्पेलिंग में आपको पता है कि आर्गुमेंट के स्पेलिंग में ई का यूज नहीं होता, ARGUMENT होता है। आर्ग्यू में ARGUE होता है, बट आर्गुमेंट जब आप करते हैं तो ई का उच्चारण लिखते हैं तो ई का उच्चारण नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें सारे सेंटेंस में ए फर्स्ट, सारे ऑप्शन में ए फर्स्ट दिया हुआ था। अभी आप इसको पढ़ के देखो क्योंकि इसमें ऑप्शन को बनाने में आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। सम ऑफ द महाराजाज लाइक द वन एट कपूरथला हैड एक्सक्विजिट टेस्ट। बहुत सारे महाराजा लोगों का, जैसे कपूरथला के महाराजा थे, उनका टेस्ट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अब उसके बाद आप जरा टेस्ट, उनकी रुचि बड़ी एक्सक्विजिट थी, तो उस सेंटेंस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई स्टेटमेंट तो होगा। इन 1902 द महाराजा ऑफ कपूरथला गेव हिज सिविल इंजीनियर फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्साइल पैलेस एंड आस्क्ड हिम टू रेप्लिकेट इट डाउन टू द गार्गोइल्स। उन्होंने इस पैलेस का, राजमहल का, उन्होंने फोटो दिया अपने इंजीनियर को और कहा कि इसको उसा ही एक बनाने का है। यशवंत होलकर ऑफ इंदौर ब्रॉट इन बौहाउस एस्थेटिक्स, और इस एक और राजा ने इंदौर के, तो अभी जब हम लोग काम कर रहे थे कपूरथला वाला, तो ए और बी का एक साथ ग्रुप बनेगा। जरा ध्यान दीजिएगा कि ए और बी का ग्रुप बनेगा। ए तुम्हारा पहला है तो उसके बाद तुम्हारा ये ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर रीडिंग इट सिंपल, इट इज बीइंग रीड बाय अस, तो वी आर रीडिंग इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट गिव एनी मोर फ्लिम्जी प्रीटेक्स्ट फॉर नॉट हैविंग डन द वर्क। प्रीटेक्स्ट का मतलब बहाना और फ्लिम्जी मतलब बेमतलब का कमजोर फालतू बहाना मत करो, फालतू की बातें मत करो। अब फ्लिम्जी का अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो आप ये ध्यान रखिए कि विकी होगा। फ्लिम्जी मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट, कंप्लेनेंट वो होता है जो कोर्ट में केस करता है और अपने तरफ से जो उसको कि मैंने गलती नहीं की है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है। उस डिफेंडेंट और कंप्लेनेंट दोनों के तरफ से एडवोकेट बात करता है, दोनों के अपने एडवोकेट होते हैं, लेकिन केस दायर करने वाला और कि ये केस गलत है उनको कंप्लेनेंट एंड डिफेंडेंट कहा जाता है।
इंडल्जेंस, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा काम में लिप्त रहते हो, दैट इज कॉल्ड इंडल्जेंस। टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमने जो अचीव कर लिया, जो हमने अपने काम से अचीव किया है, उससे हम संतुष्ट हैं और अपनी प्रगति के लिए, ग्रोथ के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और यही कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग होता है। कॉम्प्लेसेंट वो जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो और अपने ग्रोथ की कोई कोशिश ना करे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट। और वही रेस्ट ऑन द लॉरेल्स का मीनिंग वही होता है। आई एम लिविंग टुडे, टुडे का दैट डे होगा ना, ये क्वेश्चन में ज्यादा मुश्किल नहीं था। इफ यू डू नॉट डैश, ऑल योर मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड योर इनकम। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस जो है वो तुम्हारे इनकम से बढ़ जाएगा। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो इस वर्ड को, इकोनॉमी का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एक होता है अर्थव्यवस्था और एक होता है जब आप अपने खर्चे में सोच समझ के खर्चा करते हो, किफायती खर्चा करते हो। इसका जो बनता है वो एडजेक्टिव और नाउन, इसका बनता है इकोनॉमिक और इसका मतलब एक और नाउन बनता है इकोनॉमिक्स। बस इतने ही नाउन बनते हैं। ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था, ये आर्थिक और ये अर्थशास्त्र। इसमें एक इसका एडजेक्टिव बनता है इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल को इधर से कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, किफायती। और इकोनोमाइज इसी का वर्ब है, जिसका मतलब होता है अपने खर्चे में कटौती करना, किफायत करना, सोच समझ के खर्चा करना। और आप ये ध्यान दीजिए कि इसी वर्ड को यहां पे यूज किया है। अगर आप अपने खर्चे में किफायतपन नहीं करते हो तो ये हो जाएगा स्प्लर्ज, बहुत ज्यादा खर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी। कोई ज्यादा उसमें नेक्स्ट पार्ट देखो, हमको रिप्लेस करना है फ्रेज से, और इक्वल का आंसर होता है ऑन द लेवल, क्योंकि ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है प्रोबेबल, जिसकी संभावना है होने की। ऑन द टोज, ऑन वंस टोज का मतलब अपने काम को, किसी के आज्ञा को मानने के लिए पूरी तरह रेडी, मतलब हमने कहा उसने काम को कर दिया। और ऑन अ रोल मतलब इन मोशन, एकदम कंप्लीटली, जैसे द बॉय इज ऑन द रोल, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से प्रगति कर रहा है। इक्वल का ऑन द लेवल होता है। अब ये पूरा सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, निर्जन, और इसका उल्टा पॉपुलस, जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। एक्चुअली यहां पे ये वाला जितना पूरा वर्ड था ये यहां पे आ गया था, यहां होना चाहिए था। लिविंग इन अ सॉलिटरी प्लेस ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। लिमिटेड नहीं, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब कोई चीज नई है, हमारे यहां नहीं पाई जाती, इसलिए बहुत आकर्षक है, दैट इज एग्जॉटिक। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल, बहुत आसान, ए। क्वेश्चन नंबर 13 में एक अच्छा सा है, आपको हो सकता है कि इसमें कन्वर्ट का मतलब होता है
और वो मैजिशियन है। किसी चीज को किसी दूसरे स्वरूप में बदल देना, वो कन्वर्ट नहीं, मैजिशियन नहीं कर सकता। वो केमिकल प्रोसेस और ये सब साइंटिफिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसफिगर और ट्रांसफॉर्म में से ट्रांसफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि हम किसी चीज को ट्रांसफिगर करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि वो दिखने में सुंदर लगे, उसका स्वरूप बदले तो वो दिखने में और आकर्षक लगे। लेकिन इसने एक चीज को दूसरे चीज में चेंज कर दिया। मैजिशियन था इसलिए कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड। और सेपरेट का स्पेलिंग देख लो, ACPA। यहां पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, कि आपका आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज अ लिटिल एलेबोरेटली। मैं तुम्हारे प्रश्न का थोड़ा विस्तार से जवाब देता हूं। अब जरा आप देखिए, माई फादर वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, माई पेरेंट्स वेर ओल्ड फैशन्ड, लेट अलोन देयर थिएटर, आर्ट इन जनरल हैड नो प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट इन माई फैमिली। लेकिन ये जो फर्स्टली लिखा हुआ है, अब उसको क्यू को तो तुमको रखना ही पड़ेगा, और क्यू रखोगे तो थिएटर है तो उसके साथ जुड़ गया, तो आंसर इज ए। अगर आपने बनाया है तो आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप जरा देखो, तुम्हारा दो जगह पे बी और दो जगह पे ए आ रहा है। बी में लिखा हुआ है आई एम अबाउट टू टेक अ बाइट, मैं उसका चखने वाला था, चखने वाला हूं। तो भाई किस चीज को, वो तो पहले करेंगे ना, तो ए तुम पहला लोगे, और ए के बाद आप जरा ध्यान दो, आई मे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अ फ्रेश राइप पीच बट नो पीचेज में बी अवेलेबल। हो सकता है कि मेरे को पीच खाने का मन करे लेकिन पीच अवेलेबल नहीं हो। ऑन द अदर हैंड आई बाई सम पीसेज, तो ए के बाद तो डी आएगा ना, क्योंकि खरीद के लाएंगे, अभी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाइट तब लोगे जब खरीद के ले आओगे, और ये उसमें डी में खरीद के ला रहा है। नेक्स्ट, अगर गलत निगाह से किसी को देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड लियर, लस्टफुल वही गलत निगाह से। लोर होता है किसी कम्युनिटी का, किसी फैमिली का, ट्रेडिशन का, पुराने वाली कहानियां जो चली आ रही हैं, परंपरागत कहानियां, उसको लोर बोलते हैं। लार्क एक पक्षी होती है जो मॉर्निंग में उड़ती है, और लिटोरल बोलते हैं कोस्ट, समुद्र का जो कोस्टल एरिया है उसको लिटोरल बोलते हैं। यहां के क्वेश्चन में टिल के जगह पे टू होगा, क्योंकि टिल टाइम बताता है, टू टाइम भी बताता है और प्लेस भी बताता है। आई एम गोइंग टू मार्केट प्लेस, लेकिन टिल के साथ सिर्फ टाइम लगता है, और यहां पे प्लेस दिया हुआ है, इसीलिए आप टिल नहीं लगाओगे, टू लगाओगे। द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, कमांडर ने आज्ञा दिया कि आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए आप सिंपल सा ऑप्शन देख लो, बी नंबर ऑर्डर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, कुड ही के जगह पे ही कुड होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं है, अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पास 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में तुम्हारा डी फर्स्ट होगा। मेरा फ्रेंड बहुत प्रेशर में था कंसेशन करने के लिए, अब डी फर्स्ट आएगा तो तुम्हारे पास डी के बाद बी दोनों में आना है। ओनली देन डिड द ट्रूथ डॉन ऑन हिम, ठीक है, डी के बाद तुम्हारा बी आएगा। अब उसके बाद देखो जरा, बिकॉज नेगोशिएशंस हैड बीन डिलेड अंटिल द लास्ट मोमेंट, ही वाज एट अ ट्रेमेंडस डिसएडवांटेज। नेगोशिएशन एकदम डिले हो गए तो उसको हानि बहुत हुई,
और ये देखो, he broke off the talks and returned home, तो ये तो तुम्हारा सी अंतिम में ही जाएगा ना, उसने बातचीत को बंद कर दिया और घर लौट आया, तो सी तुम्हारा अंत में जाने का है। नेक्स्ट, ये बहुत आसान था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप जरा ध्यान दे देंगे, आसान क्वेश्चन था। आंसर इज सी ना। जब मैं एक टीनेज था तो माय फादर कॉट मी रीडिंग वन ऑफ द ओल्डर सिस्टर्स मैगजीन्स, मैं अपनी बहन का मैगजीन पढ़ रहा था। सन व्हाई आर यू रीडिंग द सीसी में, सीसी मीन्स फेमिनिन, जिसमें स्त्रियों से जुड़ी हुई जानकारी आदि हो, ये मैगजीन क्यों पढ़ रहे हो इत्यादि। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखो जरा, द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन हैज डैश आवर स्मॉल स्टोर ऑफ मनी, हमारे पास जो पैसा का छोटा सा स्टोर था, धन का जो भंडार था छोटा सा, इसके ऑपरेशन कॉस्ट ने उसको, और अगर आप कोई चीज को भंडार है और आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज करके समाप्त कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डिप्लीट। डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं जाएगा, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, लेकिन वो समाप्त हो गया, कॉस्ट ने पूरा हमारा पैसा खत्म कर दिया, सो वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस में डालना है। मेनी एजुकेटर्स बिलीव दैट बाइलिंगुअल एजुकेशन हैज प्रूव्ड टू हैव अ डेफिनेट डैश ओवर एजुकेशन इन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में एजुकेशन हो उससे ज्यादा बेनिफिशियल बाइलिंगुअल होता है। तो आपका एडवांटेज है ना। कोनोटेशन का मतलब होता है अर्थ या इफेक्ट, अर्थ या इफेक्ट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, एंड 25 में आंसर इज सी। अ जोकुलर पर्सन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज फुल ऑफ अमेजिंग एनेक्डोट्स, एक ऐसा जोकुलर मतलब मजाकिया व्यक्ति जिसके पास कहानियां बहुत इंटरटेनिंग, बहुत सारी कहानियां होती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वैग। वैग बोलते हैं वही जो बहुत सारा मजाक करता है, लोगों को हंसाता है। योकल, मूर्ख व्यक्ति। वाइल, धूर्तता, किसी को चालबाजी जिसको बोलते हैं। और एन का मतलब होता है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एन। क्वेश्चन नंबर 27 में भी एक कहानी था, सो दैट वाज नॉट बिग वन, बट डी तुम्हारा, डी तुम्हारा पहला होगा, क्योंकि देखो, ऑकेजनली अ लोकल रेडियो स्टेशन एयर्स बैटल ऑफ द सेक्सेस, वो एक प्रोग्राम एयर मतलब टेलीकास्ट करती है, इन विच लिसनर्स फोन इन टू आंसर ट्रिवियल क्वेश्चंस। उसके बाद तो भी जाएगा ना। वन डे अ मैन नेम्ड रोनी आंसर्ड अ डिफिकल्ट वन करेक्टली, एक दिन एक आदमी रोनी ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का बहुत सही जवाब दिया, तो डी के बाद बी जाने का है, दैट इज आसान था। 28 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है मैं आपको बताऊं, कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस को इंप्रूवमेंट में डाल देता है, बट जरा आप ध्यान रखिएगा कि उसने पूरे सेंटेंस को भी अगर इंप्रूवमेंट में डाला है ना, तो आप देखो, टू हैव रेड, वी रिमेंबर, आर्टिकल, रिमार्केबल, क्वाइट द मोस्ट, सब जगह सेम है। बस एक वर्ड का प्लेस खाली वो एवर का जगह आगे पीछे कर रहा है, एवर के जगह को आगे पीछे कर रहा है। अब तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा यह है, अगर पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करे तो किसी एक वर्ड को टिकाता है और आपसे पूछता है कि उस वर्ड का प्लेसमेंट क्या होगा या ग्रामर क्या होगा। अभी प्लेसमेंट पूछ रहा है क्योंकि और कुछ चेंज नहीं किया है। और कभी जो एडवर्ब है आप उसको कभी रिमार्केबल या कभी पढ़ा है, जरा सोचिएगा कि कभी को किसके साथ आना चाहिए था, वो तो बी के साथ ही आएगा ना। क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव रेड,
हमें याद है कि हमने कभी पढ़ा हो, ये उतना रिमार्केबल आर्टिकल है। एवर का जगह पूरा सेंटेंस दे दे तो किसी एक वर्ड को टिका दे, कंपेयर कर लेना किस वर्ड को वो टारगेट पे रख रहा है। लैंग्वेज, कल्चर, पर्सनालिटी में भी कंसिडर इंडिपेंडेंटली अ फीचर इन थॉट, बट दे आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। हम उनको अलग अलग विचार कर सकते हैं, लेकिन वो आपस में तो जुड़े हुए हैं ना। जरा सोचिएगा कि आपका आपस में वो जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल हैं, अलग नहीं किए जा सकते। बट के चलते अब ये देखो, द बैटल बिटवीन द अटैकर्स एंड द अटैक्ड, इन दोनों आक्रमणकारी और जिन पे आक्रमण किया जा रहा है, इज बिकमिंग स्टिल मोर, वो और ज्यादा ये होते जा रहा है। अब तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गर और, एक मिनट, मोर जब लगा है तो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी कंपैरेटिव में है। ठीक है, बैटल इज बिकमिंग इंक्लाइंड, झुका हुआ नहीं जाएगा। बैटल इज बिकमिंग ए स्ट्रेंज, अजीबोगरीब नहीं जाएगा। तो आप जिसको जानते हो, नहीं जानते हो वर्ड, उसको आप चुन लो ना, आराम से बन रहा है वो। बैटल दोनों के बीच जो हो रहा है ना, वो असिमेट्रिक है, मतलब असमान हो रहा है। आगे देखना, फेस्ड विथ पोटेंशियली न्यू साइबर डैश। अब चूंकि बैटल है तो साइबर अटैक ही होता है, लेकिन अगर आप अटैक डालोगे तो अटैक सिंगुलर में, क्योंकि अटैक का दो मीनिंग है यहां पे। साइबर वर्ल्ड, अभी देखो बैटल, युद्ध हो रहा है तो आक्रमण तो हुआ है, साइबर अटैक तो हुआ है। अब ये इंट्रूजन का मतलब घुसपैठ होता है, वो साइबर के साथ लगेगा नहीं। इन दोनों में अंतर देखिए, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है। यहां पे जब ये लिखा हुआ है पोटेंशियली न्यू, नए नए टाइप के, तो अगर ये अटैक्स होता तो ये आंसर बनता। क्योंकि अटैक दिया हुआ है तो इसको सही होने के लिए फेस्ड विथ पोटेंशियली ए न्यू साइबर अटैक, अगर अटैक सिंगुलर में लगाना है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अटैक्स होता वो सही हो जाता, और इसका मतलब ये अटैक ही होता है। The danger to India's economic and national security is going up in geometrical progression. मतलब जो खतरा है वो बहुत तेजी से, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब मैथ से मतलब नहीं है, रैपिडली। टू बी रीआर्म्ड, टू बी फोरआर्म्ड का मतलब अपने आप को तैयार करना पहले से, अटैक के पहले। विथ डैश ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस। आप जरा देखो, एंड लगा हुआ है तो आइदर लगेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन आसान था। बोथ ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस एंड डैश साइबर सिक्योरिटी। अब मोर स्ट्रॉन्गर जाएगा नहीं, स्ट्रेंथेंड, तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी जब नाउन दिया हुआ है तो उसके पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ना, या स्ट्रेंथेंड, क्योंकि आपका दोनों ये बन सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, विथ के बाद बोथ लगाया, बोथ ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस एंड मजबूत साइबर सिक्योरिटी। मजबूत साइबर सिक्योरिटी के लिए तुम स्ट्रेंथेंड, क्योंकि वर्ब के साथ ईडी लगाओगे तो एडजेक्टिव बन सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपैरिजन करने के लिए, दुनिया में सबसे मजबूत। सो स्ट्रेंथेंड मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा आंसर हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। नेक्स्ट, ऑथर सीम्स टू प्रेफर स्कूल प्ले टू एनी शो बिजनेस बिकॉज, शो बिजनेस ज्यादा उसको अच्छा लगता है, बिकॉज
बहुत क्लियर क्लियर यहां लिखा हुआ था, देयर आर ऑलवेज मोर लाफ्स एट स्कूल प्ले। स्कूल प्ले में ज्यादा मौज मस्ती होती है, मतलब शो बिजनेस वाले में ज्यादा मौज मस्ती नहीं होती। तो तुम्हारा बहुत सिंपल सा, शॉर्न ऑफ का मतलब लैकिंग। शो बिजनेस को वो टीडियस, उबाऊ मानता है, जहां पे कोई मनोरंजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द ऑथर सीम्स टू बी अ, अभी वो क्या है? अभी एक चीज जरा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने भी आंसर में गड़बड़ी कर दिया है, क्योंकि आपसे मैंने जो क्वेश्चन बनाया था, फिर मैं दोबारा पढ़ा तो वो क्वेश्चन दिमाग से निकल गया था। आपसे बोला है एट प्रेजेंट वो क्या है। अभी आप ध्यान देना कि यहां पे आपका क्या मतलब आ रहा है। सॉरी, व्हेन आई फर्स्ट वर्कड इन टेलीविजन, जब मैं पहले टेलीविजन में काम करता था, आई फाउंड माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली, पहले काम करता था, फर्स्ट मीन्स नाउ आई एम नॉट वर्किंग ओवर देयर, स्ट्रगलिंग टू बैलेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड अ डैड। तो मैं हमेशा स्ट्रगल करता था इन दोनों। सो ही इज नॉट नाउ अ टीवी प्रोड्यूसर, इन द पास्ट ही वॉज अ टीवी प्रोड्यूसर। आई मेड अ मिस्टेक, अनडाउटेडली आई मेड अ मिस्टेक, वो मेरी गलती है। अभी वो टीवी प्रोड्यूसर अभी तो नहीं है, फर्स्ट के चलते। तो वो अगर टीवी प्रोड्यूसर नहीं है तो मीडिया मैन नहीं बता सकते। और अभी उसके हिसाब से आप अगर यहां ध्यान दो तो माई पर्सनल मोटो हैज ऑलवेज बीन दैट लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन शो बिजनेस। तो वो किसी ना किसी तरह के बिजनेस में है, और आगे में भी मीटिंग बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, तो ही इज इन सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अब वो किस तरह का बिजनेस है आई कैन नॉट से। सो नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ द पैसेज। कौन सा बेस्ट थीम है? अब अगर ये लिखा हुआ है फैमिली इज ऑल, तो आपको फिर आगे देखने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट एक्सप्रेसेस लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि थीम आदि को, विच वन इज द सुटेबल थीम ऑफ द पैसेज, ये अलग क्वेश्चन है। विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द थीम, कहने का मतलब ये कि बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब कि एक दो और जो है वो थीम से हैं, बट सबसे अच्छा थीम इस पैसेज का कौन सा व्यक्त कर रहा है। अब तुम्हारे फैमिली इज ऑल, लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, लाफ मोर गेट मोर, एंड विनिंग वर्ल्ड मीन्स विनिंग फैमिली टू। इसी कारण से आंसर सी बनेगा, क्योंकि अंतिम में भी उसने ये बात बोली है, फैमिली इज ऑल साइकोलॉजी से इज सेड विथ सम आयरनी। परिवार ही सब कुछ है, बिजनेस नहीं। बिजनेस को सक्सेस, यहां लिखा हुआ है कि बिजनेस को सक्सेसफुली करना चाहते हो तो परिवार में भी तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और मैं दोनों करियर को अच्छे से चला रहा था, मैं टाइम निकाल लेता था। सो आंसर तुम्हारा सी जाएगा। ये और ये क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट लेवल के थे, और ये बेस्ट एक्सप्रेसेस वाला जो मैंने बताया, आप में जिसने कहा था कि थीम आदि देखने के लिए, ध्यान दीजिए, एक नया लेसन आपके लिए। अब बुक रिपोर्ट मस्ट बी, वो तो बुक रिपोर्ट का तो बच्चे का असाइनमेंट होता है ना, पैसेज में लिखा हुआ था।
नेक्स्ट वाले में ऑथर, अच्छा ये अगर 3-3 दोनों लिखा हुआ है टेंशन मत लेना, वो आंसर में भी नहीं है, आंसर तुम्हारा 1 और 2 है। कैसे? ऑथर किस चीज को प्रेफर करता है, और यहां से 2 क्वेश्चन का जवाब था, आप ध्यान दीजिए। द फैक्ट दैट लॉन्ग टर्म फ्लड कंट्रोल मेजर्स टू बी इफेक्टिव, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, 2 क्वेश्चन का जवाब यहां पे है। शुड इंक्लूड, अगर फ्लड कंट्रोल को करना है तो इसमें 2 चीजें शामिल होनी चाहिए। पहला ट्रेडिशनल मेथड, जो भी पारंपरिक रूप से मेथड अपनाया जाता है, एंड अफॉरेस्टेशन मेजर्स, और पेड़ पौधों का अफॉरेस्टेशन भी करना है हमें, मतलब पेड़ पौधों के रोपाई भी करनी है। अब इस सेंटेंस के हिसाब से अफॉरेस्टेशन इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि उसने बोला है दोनों चीज, ट्रेडिशनल मेथड भी और अफॉरेस्टेशन भी, तो अफॉरेस्टेशन इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड। अब तुम्हारे अगर इस क्वेश्चन को देखो तो तुम्हारे पास वो अफॉरेस्टेशन और ट्रेडिशनल मेथड दोनों को प्रेफर कर रहा है, सो आंसर इज सी। और देखिए कि नॉन ट्रेडिशनल मेथड न्यू जो बोल रहा है उसका 40 नंबर में तुम क्या जवाब लोगे, आप जरा देखो, दैट इज अफॉरेस्टेशन। अब आप लोग देख लो, जो लोग डिमांड किए थे, ऑथर का एटीट्यूड कैसा है। अगर हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर सिनिकल है तो ये वर्ड मीनिंग पे है, हर बात पे कि सफलता पे संदेह करेगा, पेसिमिज्म कैसे भरा हुआ, निराशावादी। अगर क्रिटिकल है तो वो आलोचना कर रहा है, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो वो समस्या भी बता रहा है और उसका उपाय भी कर रहा है, दैट इज एनालिटिकल। और कंजर्वेटिव है तो परंपरागत बातें बोल रहा है। तो आपका जो थीम पढ़ते हो ना, उसमें एक ध्यान रखना कि ये चारों वर्ड का कैरेक्टर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, और उसके अनुसार पैसेज को जरा समझने की कोशिश करो। ये कंस्ट्रक्टिव है, उसने उपाय भी बताए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ऑथर सारा चीज रिकमेंड कर रहा है एक को छोड़ के, और वो ये नहीं है कि वो राज्यों को बोल रहा है कि आप फ्लड कंट्रोल करो, क्योंकि पैसेज में क्लियर लिखा हुआ था, सिंस दैट इज बिकॉज द स्टेट्स हैव बीन लेथार्जिक, आलसी हैं, डल हैं, इन इंप्लीमेंटिंग फ्लड कंट्रोल स्कीम्स, फ्लड कंट्रोल स्कीम को लगाने में, वो उसको इंप्लीमेंट करने में वो आलसी हैं, और बहुत सारे रिवर्स बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरते हैं। इट वुड बी बेटर इफ फ्लड कंट्रोल इज हैंडल बाय द सेंटर, बेटर होगा कि सेंटर हैंडल करे, स्टेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंप्रीहेंशन का, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज क्रिटिकल मास। ये पैसेज मैंने कहा था कि पढ़ के बनाने वाला पैसेज था, और इस पैसेज का जो थीम था कि अब के टाइम में कैपिटल मोबिलाइजेशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है, उसी क्रिटिकल मास को उसने यहां पे लिखा है। आप जरा देखो, विथ मोर इफेक्टिव कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट अगर बहुत इफेक्टिव है फॉर हाई पोटेंशियल आईटी स्टॉक्स शेयर्स, क्रिटिकल मास, अब ये मास किस चीज का, कैपिटल का, विच इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वाज प्राइमरी इन इंश्योरिंग एबिलिटी टू रेज कैपिटल, जो कि जरूरी था धन जुटाने के लिए। तो आपका जो क्रिटिकल मास यहां पे है, व्हाट डज इट मीन। अब इस क्रिटिकल मास में आप जरा देख लो कि क्रिटिकल मास का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में व्हाट इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी हैज बीन इन्वेस्टेड ओइंग टू द राइज इन नेट एंटरप्राइजेस। नेट एंटरप्राइजेस जो आए हैं उसका
net interpretation, one has seen the emergence of new breed of venture capitalist. वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं जो कहीं भी नई बिजनेस में भी शुरुआती स्टेज में भी धन लगाने को तैयार रहते हैं, इन द होप कि ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो हमें प्रॉफिट होगा. दे आर कॉल्ड, उनके बारे में बोला है नेट इंटरप्राइजेज या नेट एंटरप्रेन्योर्स. अभी आपको उनके लिए तो यही डालना पड़ेगा ना. द वेंचर कैपिटलिस्ट हैव स्टार्टेड फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट इवन द प्लानिंग स्टेज. शुरुआत के स्टेज में भी वो पैसा लगाना चाह रहे हैं, इच्छुक होते हैं. व्हाट इज मीन बाय एंजल इन्वेस्टर्स? अब एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या था? तुम्हारे पैसेज में एंजल इन्वेस्टर्स कहीं छूटा हुआ. एंजल इन्वेस्टर्स वो जो कि देवदूत की तरह बिजनेस में पैसा लगाते हैं तब तक जब तक कि वो बिजनेस खड़ा नहीं हो जाए. दे आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स. पैसेज में कहीं ना कहीं लोकेट किया हुआ होगा, मैंने लोकेट नहीं किया, उसमें छूट गया कहीं पे, वो लिखा हुआ होगा कहीं. एंजल इन्वेस्टर्स को खोज लो, वो आइडिया मिल जाएगा उस सेंटेंस से. एंड वेयर वॉज द शिफ्ट इन एम्फेसिस इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलाव कहां हुआ था? अच्छा, एंजल इन्वेस्टर्स तुम्हारे पास यहां पे दिया हुआ था. सॉरी, आप जरा ध्यान दीजिए. incubator fund or the angel investors who hand hold internet startup, जो हाथ पकड़ते हैं स्टार्टअप्स का, शुरुआत वाले बिजनेस का, and other infotech ventures till the stage at which they can attract bigger investors. So ये तुम्हारा, सॉरी मैं उसको अंडरलाइन नहीं किया था. और इकोनॉमी में शिफ्ट क्या हुआ है कि कैपिटल को अब ज्यादा महत्व मिलने लगा है, धन को अब ज्यादा महत्व मिलता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. सो आप जो डिमांड कर रहे हो ना कि पैसेज में थीम और वो वाला, वो मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, वो मिल रहे हैं. लेकिन इसके चूंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो जितने क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन पर नजर डाल के अपने आप को रेडी करो, क्योंकि तुमको मिलेगा तो उसी अप्रोच के साथ बनाना होगा. अगले सेट के साथ फिर से हम लोग मिलते हैं. बताइएगा कैसा लगा आपको.